अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूअर्स, आज जो हमारी बात है ना वो है जो दिल की झिल्ली होती है, दिल को उसने कवर किया होता है जिसको हम साइंस में पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा हम स्टडी करेंगे। बेसिकली ये हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, दिल है उसको इसने ऐसे ऊपर से कवर किया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी अपनी एक बाउंड्री बनाती है। अब इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट्स के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो किन-किन सूरत-ए-हाल में जो है ना इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है और कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं और हमारा ज़्यादा फ़ोकस होगा अटैक के बाद इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट्स होती है और उसकी क्या टाइप्स होती हैं। जो मोस्ट कॉमन इस डिज़ीज़ है ना, इसकी अगर इसकी सोज़िश हो जाए, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, पेरिकार्डाइटिस हो जाए समझिए, जो पेरिकार्डियम है, तो उसको उसके अंदर जो है ना पेशेंट को एक ख़ास किस्म की सिम्पटम्स होती हैं और इसकी जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, सबसे ज़्यादा जो इसकी वजूहात में सबसे टॉप पे है, वो इन्फेक्शंस हैं। कोई भी चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, मोस्ट लाइकली कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, इवन कोई बैक्टीरियल हुआ और ट्यूबरकुलोसिस इवन हो गया। उसके बाद जो है ना दिल की झिल्ली भी ज़ाहिर-सी बात है, लंग्स और हार्ट जो है ना वो क्लोज़ हैं एक-दूसरे से, तो उसकी वजह से ये टॉप पे होती है, तो इस पे जो है ना वो बैक्टीरिया, वायरसेस जो हैं वो अपना जो है ना वो कोलोनाइज़ हो जाते हैं और इसकी जो है वो सोज़श हो जाती है और पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो जाती है पेशेंट को। और इसकी जो कॉमन रीज़न्स हैं वो यही है। रेयर रीज़न्स में जो है वो इसकी रेडिएशन का एक्सपोज़र भी हो सकता है और कुछ और भी फैक्टर्स हैं एनवायरमेंटल जो कॉज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो ये कॉज़ करा सकती हैं और उसके बाद जो है वो मोस्टली जो हमारा जो आज का फ़ोकस है वो है कि दिल के अटैक के बाद जो है ना झिल्ली की जो सोज़श होती है, इसकी कॉमन रीज़न क्या है? बेसिकली अटैक जब होता है तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ नेक्रोसिस होती है, तो वो उ उस वो वाला एरिया झिल्ली का जो उस को कवर कर रहा होता है जिसकी दिल की जो पोर्शन का अटैक हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो ऊपर से पड़ा है तो वो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वो इन्फ्लेमेशन वहाँ भी स्प्रेड कर जाती है। वहाँ पे पेशेंट को जो है ना वो फिर डिज़ीज़ की वजह से अपनी ही एक तो अटैक वाले मामलात होते हैं, फिर इसके भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसमें भी वो एक ख़ास पैटर्न का स्पेसिफ़िकली पोस्चरल मतलब पोज़ीशन के हिसाब से चेंज होने वाला छाती का दर्द होता है, वो बेसिकली शोल्डर की तरफ जो है ना मोस्ट कॉमनली उसकी रेडिएशन होती है। साँस लेने से उसका करैक्टर वेरी होता है और इस तरह के मामलात होते हैं और उसमें जो है ना वो बंदे को इवन कफ़ करने से और पोज़ीशन बनाने से जो है ना वो दर्द कम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसमें जो हम मेन चीज़ है इसकी इसकी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस करना है। इसमें जो अटैक के बाद पेरिकार्डाइटिस होता है उसको 2 हिस्सों में कैटेगराइज़ किया गया है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस और लेट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट वो है जो अटैक हुआ और विदिन वीक जो है ना वो उसने इन्वॉल्व कर लिया किसी भी पेरिकार्डियम के पोर्शन को और वो विदिन वीक जो है ना उसकी पेरिकार्डाइटिस हो गया, तो वो एक्यूट है। और इसकी जो मैनेजमेंट है इसमें ज़ाहिर-सी बात है इसमें जो इसको डायग्नोज़ करने के लिए चीज़ें होती हैं वो सबसे टॉप पे हमारे पास है ईसीजी है, उसमें हम एक ख़ास साइंटिफिकली हम टर्म यूज़ करते हैं कनकेव अपवर्ड जो है ना एलिवेशंस होती हैं और उसके बाद हम एको करते हैं जो पेरिकार्डियल डिफ्यूजन दिखा देती है और झिल्ली की थोड़ा-सा उसकी एको टेक्सचर के बारे में भी हमें आइडिया हो जाता है, जो कि इसके लिए बड़ी स्किलफुल चाहिए एक्सपर्टीज़ चाहिए इसको देखने के लिए। और उसके बाद जो है वो हम इसमें एमआरआई भी इवन करवा सकते हैं, अगर जो है ना उसमें लेट गैल्यूलर एनहांसमेंट आ रही है तो वो भी स्पेसिफिक है, वो करवाया जाता है। इसकी ट्रीटमेंट में सबसे जो पहली क्लास है गाइडलाइंस में जो है वो बेसिकली हम एस्पिरिन ही देते हैं। उसकी डोज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो 650 मिलीग्राम जो है ना हम एवरी 6 ऑवरली दे रहे होते हैं पेशेंट को और अगर जो है ना उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या इवन जो है ना बार-बार हो रही है तो फिर एक कॉलचिसिन के नाम से एक ड्रग आती है 0.6 एमजी सुबह-शाम के हिसाब से हम वो दे रहे होते हैं पेशेंट को, कुछ मंथ्स के लिए देनी पड़ती है ये, ताकि रिकरेंस ना हो और वो अगर उस स्पीड से रिकवरी नहीं हो रही तो उसको भी बेहतर कर देती है। इसमें जो ख़ास ख़्याल रखा जाता है, वो ये रखा जाता है कि जो ये एक्यूट वाली है, एक्यूट जो अर्ली हुई है पेरिकार्डाइटिस, इसमें कंट्रा इंडिकेटेड हैं ये जो चावल के दाने वाली गोलियाँ हैं, जो स्टेरॉइड्स हैं, ये बिल्कुल नहीं देने और ये जो पेन किलर हैं, एनसेड्स जिनको हम कहते हैं, वो हरगिज़ नहीं देने। उससे जो है वो मायोकार्डियम थिन हो जाता है और दिल के मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पेन पे जो है ना हमारा ज़्यादा फ़ोकस होता है।
और जो दूसरी टाइप है इसकी वो है लेट पेरिकार्डाइटिस, उसको बड़ा फेमस नाम है, ड्रेसलर सिंड्रोम भी कहते हैं। ये 1 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में डेवलप हो सकती है। इसमें देखा ये गया है कि इसमें कोई इतना रोल नहीं है इन्फ्लेमेशन का, ये ऑटो इम्यून प्रोसेस है। मतलब मोस्ट लाइकली एग्ज़ैक्ट कॉज़ इज़ नॉट नोन। उसको ये सोचा गया है कि जो ऑटो इम्यून प्रोसेस है उसकी वज़ह से जो है ना एंटीबॉडीज़ टाइप बन जाती हैं और उसकी वज़ह से रिस्पॉन्स आता है और उसमें जो है ना ट्रीट करते हैं। इसमें भी हम ज़्यादा फ़ोकस जो है वो एस्पिरिन और कोल्चिसिन पे रखते हैं। लेकिन एक पॉइंट है, अगर पेशेंट को अटैक को 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें फिर हम जा सकते हैं एनसेड्स की तरफ, हम वो दे सकते हैं पेशेंट को अगर रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। तो लेकिन विदिन 4 वीक्स जो है ना, अगर आप ड्रेसर सिंड्रोम को ट्रीट कर रहे हैं, तो नेवर एवर जो है ना वो कंसीडर नहीं करना आपने एनसेड्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें और आखिर में मेरा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।